सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर अंश जप्ती के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट पेज में जप्ती की प्रविष्टियों में आ जाएंगे, बराबर है। तो फर्स्ट पेज में जो सूत्र वाला पेज था वहाँ लिखोगे आप, उसके अलग अलग प्रविष्टियाँ है। अंश जप्ती के समय जप्ती है क्या? अगर जैसे हम कोई एक उदाहरण दे, अगर जैसे हमने कोई नई कार ली हो और बैंक की इंस्टॉलमेंट अगर हम ना भरें तो वो कार बैंक जब्त कर लेती है कि नहीं? ठीक वैसे ही शेयर जो है, शेयर पर अगर पूरे पैसे ना भर दिए जाए, नहीं भरे हो तो बाकी वो पैसे भरने, तो ये शेयर कंपनी जब्त कर लेती है, जिसे बोलते हैं शेयर जप्ती या अंश जप्ती के समय। तो अंश जप्ती के समय उसकी 3 एंट्रियाँ है। एक अंश जप्ती के समय, फिर ये जब्त हुए अंश पुनः निर्गमित करते समय। जैसे कंपनी ने कार जब्त कर ली हो, फिर जब्त करके कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, उसे वापस किसी और को बेच देगी। ठीक वैसे ही अंश जप्ती करेंगे और इस अंश जब्त को पुनः निर्गमित करते समय सेकेंड और थर्ड अंश जप्ती की बाकी के संदर्भ में कुल कितनी एंट्री होगी? 3। अब उसके अंदर डिटेल में देखते हैं। अंश जप्ती के समय उसमें 2 शर्तें हैं, नंबर 1 और 2। 1 क्या है? मूल कीमत से निर्गमित किए हो अंश और अथवा प्रीमियम से निर्गमित किए हो और प्रीमियम की रकम संपूर्णतः मिल गई हो। माने हम मूल कीमत से शेयर निकाल रहे हैं। कौन सी कीमत से निकाल रहे हैं? मूल कीमत से, बराबर है। और यह प्रीमियम से निकाल रहे हैं और प्रीमियम की रकम हमें क्या है? रकम मिल गई है। खास ध्यान रखेंगे हम सभी स्टूडेंट, ध्यान दें। अंश मूल कीमत से निर्गमित किए हैं और प्रीमियम से निर्गमित किया हो तो प्रीमियम की रकम हमें मिल गई है, तो हम प्रीमियम का कहीं लेखा नहीं करते हैं। अगर हम अंश जब्त करते हैं तो अंश आएंगे, आए तो क्या करेंगे? उधार। इसे अंश पूंजी खाते क्या करेंगे? उधार। अंश जो है हमारे पास आते हैं, कंपनी जब्त करेगी शेयर तो कंपनी के पास आएंगे, तो पूंजी खाते क्या हो जाएगा? उधार। जबकि अंश जप्ती खाते से करेंगे, अंश जप्ती खाते से करेंगे, फिर आवंटन खाते से, अंश मांग खाते से। फिर से अंश जप्ती के समय क्या एंट्री होगी? अंश पूंजी खाते उधार, अंश जप्ती खाते से, आवंटन खाते से, मांग खाते से, बराबर है। नेक्स्ट, अब शेयर प्रीमियम से रकम निर्गमित किए हो पर प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो। माने यही कि यही सेंटेंस पर यहाँ प्रीमियम मिल गया था, पर प्रीमियम मिल गया तो हमने कहीं प्रीमियम का लेखा नहीं किया, पर प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो। बाकी हो तो जैसे पूंजी खाते उधार किया, वैसे प्रतिभूति प्रीमियम खाते क्या करेंगे? उधार। बाकी वही के वही एंट्रियाँ है। देखो अंश वही की वही, जप्ती खाते से, आवंटन खाते जमा, आवंटन खाते जमा, मांग खाते जमा, मांग खाते जमा। माने प्रीमियम मिलना बाकी हो तो प्रीमियम का लेखा करेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी? मूल कीमत से निर्गमित करे तो अंश क्या आएगा? मूल कीमत से निर्गमित किए और जब्त करे तो अंश पूंजी खाते उधार, अंश जप्ती खाते से, अंश आवंटन खाते से, अंश मांग खाते से। परंतु प्रीमियम ना मिला हो तो क्या एंट्री होगी? अंश पूंजी खाते उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, अंश जप्ती खाते से, अंश आवंटन खाते से, अंश मांग खाते से। अतः इन दोनों में से कोई एक एंट्री आएगी, बराबर। मूल कीमत में हो तो ये आएगी और प्रीमियम से निकालो, प्रीमियम मिलना बाकी हो तो ये आएगी। ओके, ये हमने फर्स्ट एंट्री का अध्ययन किया। अब सेकंड देखते हैं। जब्त किए गए अंश पुनः निर्गमित करें, माने वो जब्त किए हुए सोचा कार पुनः बेचे तो यदि मूल कीमत से ही निर्गमित करे, जब्त किए गए अंश मूल कीमत से निर्गमित करे तो क्या एंट्री आएगी? बैंक खाते उधार, अंश पूंजी खाते से। मूल कीमत से निर्गमित करेंगे तो ये पुनः निर्गमन की एंट्री है। कौन सी एंट्री है? पुनः निर्गमन की। आप याद रखोगे ये किसकी एंट्री है? जप्ती के समय की। किसकी एंट्री? जप्ती के समय। जप्ती के समय ये आएगी। अब पुनः निर्गमन के समय मूल कीमत से हो तो क्या आएगा? बैंक खाते उधार, अंश पूंजी खाते से। पर जब्त किए गए शेयर प्रीमियम से निर्गमित करें तो आप जानते हो प्रीमियम जमा होगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक खाते उधार, अंश पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। जब्ते हुए शेयर प्रीमियम से निर्गमित करें, प्रीमियम से निर्गमित करेंगे। निर्गमन करने का मीनिंग ये है कि प्रकाशित करना, वापस बाहर निकालना। तो लोग हमारे शेयर खरीदेंगे तो चेक आएगा, आए तो क्या करेंगे? उधार। इससे बैंक खाते उधार होगा, पूंजी जाएगी हमारी, इससे पूंजी खाते जमा, प्रतिभूति प्रीमियम खाते भी जमा। इसमें भी वही आएगा
कि पुनः निर्गमन, निर्गमन का मीनिंग है अंश प्रकाशित करना, अंश लोगों को देना। अगर लोगों को देंगे तो लोग खरीदेंगे तो हमारे पास चेक आएगा, इसलिए हमने एंट्री की। बैंक खाते उधार, शेयर गए हमने दिए, इसलिए अंश पूंजी खाते जमा। और प्रीमियम से दिए हैं तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा करेंगे। पर अगर थर्ड एंट्री, जब तक हुए शेयर बट्टा से निर्गमन करें, अगर बट्टा से निर्गमन किया है तो बैंक खाते को उधार जब पूंजी खाते जमा आएगा। पर बट्टा खाते उधार की जगह क्या करेंगे हम, अंश जब्ती खाते उधार करेंगे। किसके साथ उधार करेंगे, अंश जब्ती खाते उधार। माने पुनः निर्गमन की टोटल 3 एंट्री हुई। पुनः निर्गमन की कुल कितनी एंट्री हुई, 3। एक मूल कीमत से तो क्या एंट्री होगी, बैंक खाते उधार अंश पूंजी खाते जमा। अगर प्रीमियम से निर्गमित करते हैं तो क्या आएगा, केवल प्रीमियम खाते जमा आ जाएगा। और बट्टा से निर्गमित किया तो अंश जब्ती खाते उधार आएगा। बाकी है तो फर्स्ट एंट्री ही। देखो बैंक खाते उधार अंश पूंजी खाते जमा, यहाँ पे भी है बैंक खाते उधार अंश पूंजी खाते जमा। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम जमा करो। अगर यहाँ थर्ड एंट्री में भी ऐसी है, बैंक खाते उधार अंश पूंजी खाते जमा। और बट्टा है तो अंश जब्ती खाते क्या करेंगे, उधार। और थर्ड और लास्ट एंट्री, जब्ती खाता बंद करते समय जब्ती की बाकी के संदर्भ में तो अंश जब्ती खाते उधार करके उसे पूंजी अनामत खाते से करते हैं। क्या करेंगे, अंश जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते से। एक बार वापस से देखते हैं पूरी एंट्रियाँ। मूल कीमत से शेयर निर्गमित किए हो या प्रीमियम से निर्गमित किए हो, पर प्रीमियम की रकम संपूर्णतः मिल गई हो तो जब्ती के समय क्या एंट्री होगी, जब्ती के समय अंश पूंजी खाते उधार, अंश जब्ती खाते से, आवंटन खाते से और मांग खाते से। पर अगर प्रीमियम नहीं मिला है, मिलना बाकी है, तो इसी एंट्री में केवल प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार करेंगे। तो देखो लिखा आपने कि अंश पूंजी खाते उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, बाकी वही की वही, जब्ती जमा, आवंटन जमा, मांग जमा। सेकेंड, पुनः निर्गमन करते समय जब तक किए गए अंश को हम पुनः निर्गमन करेंगे, उसमें भी 3 शर्तें हैं। उसमें मूल कीमत से निर्गमित करें तो क्या एंट्री होगी, बैंक खाते उधार अंश पूंजी खाते जमा। प्रीमियम से निर्गमित करें तो क्या एंट्री होगी, बैंक खाते उधार अंश पूंजी खाते जमा, प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा। और बट्टा से करें तो बट्टा उधार होता है, प्रीमियम जमा होता है, बस है तो वही एंट्री है मेन। तो बैंक खाते उधार अंश जब्ती खाते उधार अंश पूंजी खाते से। थर्ड, जब्ती की शेष की प्रवेश, तो जब्ती खाते उधार करके पूंजी अनामत खाते जमा करेंगे, जब अंश जब्ती खाते उधार और पूंजी अनामत खाते से। तो ये हमारी फर्स्ट नंबर की एंट्री हुई। ये सेकंड नंबर की एंट्री। और ये थर्ड नंबर की एंट्री। सभी विद्यार्थी फर्स्ट पेज में और सूत्र वाले पेज में ये प्रविष्टियों की मेन एंट्रियाँ लिखे। इसके आगे के सवाल में हम एक छोटा सा सवालों का अध्ययन करते हैं, बराबर है। आप ये एंट्री लिखोगे पहले फर्स्ट की, फिर ये सेकंड, सेकंड ये 2 और लास्ट में ये थर्ड। अभी एक छोटा सा सवाल देखते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित विवरणों पर से कंपनी की बही में शेयर जब्ती तथा जब्त हुए शेयर पुनः प्रकाशन करने की प्रविष्टि लिखिए। तो देखो उसने लिखा हुआ है शेयर जब्ती माने फर्स्ट एंट्री, जब्त हुए शेयर पुनः प्रकाशन माने सेकंड नंबर की एंट्री, शेयर जब्ती माने फर्स्ट, शेयर जब्त हुए पुनः प्रकाशन की सेकंड एंट्री प्रविष्टि लिखिए। यह क्या लिखा है, 10 का 1 ऐसे 800 इक्विटी शेयर धारण करने वाले एक शेयर धारक ने, 800 शेयर धारण करने वाले धारक ने आवंटन के समय 4 और मांग के समय 3 नहीं चुकाने पर, देखो इसने पैसे नहीं चुकाए तो क्या नहीं चुकाया उसने, आवंटन के कितने नहीं चुकाए हैं 4 और मांग के कितने नहीं चुकाए हैं 3, नहीं चुकाने पर कंपनी ने उनके शेयर जब्त किए। तो जब्त किए तो एक तो जब्ती की एंट्री होगी, शेयर धारक ने आवेदन के समय 3 भरे थे, आवेदन में कितने भर दिए थे 3, जब्त हुए शेयर प्रति शेयर 8 की दर से पुनः प्रकाशित हुए, पुनः प्रकाशन की एंट्रियाँ है। ओके, सबसे पहले मैंने एक बनाई है गणना, वो देखते हैं जिससे आपको एंट्री करने में सरलता रहेगी। सबसे पहले एक शेयर को कितने भाग में डिवाइड किया है 3, कौन कौन से, एक तो आवेदन है, आवंटन है और मांग है। तो लिखा आपने आवेदन, आवंटन और मांग। आवेदन में कितने भरे थे 3, बराबर है, आवंटन में कितने नहीं भरे थे 4 और मांग में कितने थे 3। तो लिखा आपने आवंटन में 4 और मांग में 3, आवेदन के पैसे भर दिए हैं। अब यहाँ गणना में लिखेंगे अंश, कितने अंश पे पैसे भरे नहीं भरे हैं,
800 तो लिखे हमने अंश 800। क्या भरा क्या नहीं भरा है, तो आवंटन के 4 रुपये और मांग के 3 नहीं चुकाने पर कंपनी ने शेयर जब्त किए थे। माने आवंटन और मांग उसने चुकाई नहीं है। ये गणना किताब में नहीं दी है, ये मैंने खुद बनाई है, जो बहुत सरल है, जिससे आपको सवाल समझने में और सरलता रहेगी, तो सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझें। उसने 800 अंशों पर आवंटन मांग के पैसे नहीं भरे हैं। अगर आवंटन और मांग के पैसे नहीं भरे हैं, इसका अर्थ उसने आवेदन के पैसे भरे हैं। और वैसे भी उसे लिखा ही है कि धारक ने आवेदन के प्रतिशत 3 भरे थे, ऐसा लिखा भी है। और नहीं भी लिखा होता तो भी हमें पता चल जाता कि आवंटन और मांग नहीं भरे हैं, इसका आवेदन तो भर दिया है। ओके, फिर हम ऐसे एक स्लैश की साइन करेंगे इस प्रकार की। अब जो पैसे भरे हैं वो ऑब्लिक की ऐसी साइन करेंगे। जो पैसे भरे हैं वो ऑब्लिक के पहले लिखेंगे और नहीं भरे वो ऑब्लिक के नीचे लिखेंगे। मैंने आवेदन भरा है कि नहीं भरा है, तो आवेदन तो भर दिया है। अगर आवेदन भर दिया है तो 800 गुणा 3 करेंगे तो 800 8 तिया 2400, माने टोटल 2400 होगा। भरे हैं तो ऑब्लिक के ऊपर लिखा, नीचे क्या कर दिया डैश। अब बनने के नहीं भरे तो उसको ऑब्लिक के कहाँ लिखेंगे, नीचे की साइड। माने 800 गुणे 4, तो 800 गुणे 4 करेंगे तो 3200 नीचे लिखेंगे। जबकि मांग के भी पैसे नहीं भरे तो 800 गुणे 3 वो भी नीचे लिखेंगे 2400। ओके, अब साइन करेंगे मिली रकम और नहीं मिली। जो ऊपर के पैसे वो मिले हैं, जो नीचे पैसे लिखे वो नहीं मिले हैं, तो यहाँ लिखने का मिली रकम, तो ऊपर से मिले वो कितने हैं 2400, यहाँ नीचे नहीं दिया है तो डैश कर दिया नहीं मिली में। मिली में रकम में डैश है तो हमने भी डैश किया। नहीं मिली कितनी है 3200, तो लिखेंगे नहीं मिली रकम में 3200। ऊपर डैश है तो हमने भी ऊपर डैश के, नीचे कितने हैं 2400, तो लिखा 2400। इसे कहेंगे नहीं मिली रकम। ये मिली रकम और नहीं मिली रकम ये ढूंढने का बस खास। एक बार वापस समझा रहा हूँ, ध्यान दो। आवेदन आवंटन नहीं भरा है तो ऑब्लिक के नीचे लिखेंगे नहीं भरे रकम। आवेदन भर दिया तो ऑब्लिक के ऊपर लिखेंगे। तो 800 गुणा 3 करेंगे तो 2400 ऑब्लिक के ऊपर आएगा। जबकि ये पैसे नहीं भरे हैं तो 800 गुणे 4 3200, नहीं भरे तो ऑब्लिक के नीचे की साइड लिखेंगे। 800 गुणा 3 तो ऑब्लिक के नीचे लिखेंगे 2400। ये मिली रकम है तो ऑब्लिक के ऊपर है तो हम ऊपर लिखेंगे, नीचे डैश है। यहाँ ऊपर डैश है तो हमने डैश के नीचे 3200 तो 3200 लिखा। ऊपर डैश है तो डैश के नीचे 2400 लिखा। ये वाली जो रकम इसे मिली रकम कहेंगे और ये है जो नहीं मिली रकम। अब हमारी फर्स्ट एंट्री में आते हैं अंश। उसे किसकी एंट्री पूछी, अंश शेयर जब्ती की और जब्त की शेयर पुनः प्रकाशन। अब मैंने अभी सिखाया जस्ट थोड़ी देर पहले। फर्स्ट एंट्री जब्ती के समय तो 2 प्रकार की एंट्रियाँ थी, मूल कीमत से निगमित करे या प्रीमियम मिलना बाकी हो। इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तो क्या एंट्री आएगी, अंश पूंजी खाते उधार, अंश जब्ती खाते से, आवंटन खाते से, मांग खाते से। जो मैंने ये सिखाया अभी, ठीक वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अंश पूंजी खाते उधार, अंश जब्ती खाते से, आवंटन खाते से, मांग खाते से। आप लिख इसमें रकम क्या लिखेंगे वो ध्यान दो। अंश पूंजी खाते उधार, तो अंश पूंजी हमारे कितने थी 800 अंश थे। हमने इतने अंश जब्त किए तो इतने अंश हमारे पास आएंगे। तो 800 गुणा 1 अंश कितने का था, तो यहाँ बुक में लिखा है 10 के कैसे 800 शेयर थे। तो हमने 800 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आया 8000। अंश जब्ती खाते से मिली रकम आती है, कौन सी रकम आती है, मिली रकम कितनी है 2400। तो लिखेंगे जब्ती खाते से मिली रकम 2400। XYZ कोई भी सवाल हो अंश जब्ती में मिली रकम ही लिखेंगे। तो मिली रकम कितनी है 2400। मेरी गणना के कारण आपको ढूंढना पड़ेगा नहीं। अंश आवंटन खाते से, तो आवंटन में नहीं मिली रकम, आवंटन में कितने नहीं मिली रकम है, तो देखो 3200 है। आवंटन में लिखा 3200 नहीं मिली रकम। फिर क्या लिखा है मांग खाते से, तो मांग में कितने हैं 2400, तो नहीं मिली रकम के लिखेंगे 2400। एक बार रकम समझते ध्यान दे बेटा। अंश पूंजी खाते उधार, तो कितने अंश जब्त किए 800। एक अंश कितने का था 10 का, तो 800 गुणा 10 तो कितना हुआ 8000। अंश जब्ती खाते से मिली रकम आती है, तो मिली रकम कितनी है 2400 बराबर। फिर नहीं मिली रकम के 3200 किसके हैं आवंटन के, तो लिखेंगे आवंटन खाते जमा 3200। फिर ये कितने हैं 2400 किसके हैं मांग के, तो लिखेंगे मांग में 2400। फर्स्ट एंट्री पूरी हुई। अब सेकेंड एंट्री में उससे क्या पूछा था, किसकी एंट्री लिखनी है, जब तक कि हुए शेयर पुनः प्रकाशन किए गए। तो पुनः प्रकाशन की मैंने बताया था 3 एंट्रियाँ हैं। पुनः निगमित की कितनी एंट्रियाँ है 1 2 3। अगर मूल कीमत से ही निगमित करते तो क्या एंट्री होती, बैंक उधार पूंजी जमा। प्रीमियम से तो क्या आएगा बैंक खाते उधार पूंजी खाते जमा प्रीमियम जमा। और बट्टा से निगमित करें तो बैंक उधार जब्ती उधार और पूंजी खाते जमा। यहाँ पे देखो कैसे निगमित होता है। तो प्रति शेयर 8 की दर से पुनः प्रकाशित हुए। कितनी दर से 8 की दर से पुनः, कम रकम से हो रहे। एक शेयर कितने का था 10 का, 8 से निकाले तो 2 रुपये बट्टा हुआ कि नहीं। तो बट्टा वाले कौन सी एंट्री थी मैंने अभी दिखाई जस्ट। कम रकम से तो क्या एंट्री होगी, बैंक खाते उधार, अंश जब्ती खाते उधार, अंश पूंजी खाते जमा। तो वही एंट्री हमने लिखी यहाँ पर कि बैंक खाते उधार, अंश जब्ती खाते उधार, अंश पूंजी खाते से कितने रुपए से बाहर निकाले हमने शेयर 8 रुपये। और शेयर थे कितने के 800,
तो जो रुपये से निकाले वो बैंक में जाएंगे पैसे। माना 800 गुणे 8 कितने आएंगे 6400। कम कितने रुपये थे 2 रुपये बट्टा था तो जब्ती में जाएगा। अनंत जब्ती खाते उधर 800 गुणे 2 रुपये, क्योंकि 10 का शेयर था ना, 8 रुपये बैंक में गए तो बच्चे कितने हैं 2, तो 800 गुणे 2 कितने आएंगे 1600। और अंश पूंजी खाते जमा 800 गुणे एक शेयर कितने का था 10 का, तो 800 गुणे 10 तो कितने हो गए 8000। ये सेकंड एंट्री भी हो गई। ये वापस समझते हैं कितने की दर से बाहर निकाले हैं 8 रुपये की दर से, कितने शेयर हैं 800, तो 800 गुणे 8 इज इक्वल टू जो पुनः निर्गमित किए वो पैसे बैंक में जाएंगे, कम जो पैसे थे वो जब्ती में जाएंगे 2 रुपये के हिसाब से, और टोटल 10 रुपये पूंजी में जाएंगे। और लास्ट खाता मैंने सिखाया थर्ड एंट्री में, देखिए अभी सूत्र वाले पेज में कि जब्ती की शेष के संदर्भ में क्या एंट्री थी, अन जब्ती खाते उधार अंश पूंजी अनामत खाते जमा। तो लिखेंगे हम अन जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते जमा। ये एंट्री बहुत सरल है। वो फर्स्ट में जब्ती खाते की जमा शेष फर्स्ट एंट्री है, उसमें जब्ती खाते की जमा शेष कितनी है 2400। सेकेंड एंट्री जो उसमें जब्ती खाते की उधार शेष कितनी है 1600। तो ये फर्स्ट 2400 जो जमा शेष जब्ती खाते की, उसमें से सेकंड नंबर की एंट्री उधार शेष जो है 1600 घटा दो, तो 2400 में से 1600 गए तो कितने आएंगे 800 800। मैंने यहाँ लिखा भी है 2400 माइनस 1600 800 800। ये क्वेश्चन यहाँ पूरा हो गया बराबर। ऐसा है सवाल आप सभी स्टूडेंट 12वीं का फर्स्ट सवाल लिखे होमवर्क में। और ये ओरल क्वेश्चन अभी जो मैंने सिखाया ऐसे उसकी तरह ही है। यहाँ पे 10 के कैसे 1000 शेयर धारक ने आवंटन के 2, प्रथम मांग के 2 और अंतिम मांग के 2 नहीं भरने पर कंपनी ने ये शेयर जब्त कर दिए हैं। जब्त किए गए शेयर 8 रुपये की दर से पुनः प्रकाशित किए हैं। अब तो गणना में ध्यान रखना, यहाँ पे आवंटन में कितने नहीं भरे हैं, आवंटन में 2, प्रथम मांग में भी कितने हैं 2 और अंतिम मांग में भी कितने हैं 2, तो 2 और 2 4 और 2 6 हो गए। तो इसका अर्थ 6 हो गए। इसका अर्थ है कि आवेदन में कितने पैसे होने चाहिए, टोटल कितने के थे 10 के, 10 में से 6 के तो बचे कितने 4 आवेदन के। इसका आवेदन के पैसे भरे होंगे बराबर। आवेदन के भरे तो ऑब्लिक के कहाँ पे आएंगे पहले, बाकी सब ऑब्लिक के आएंगे नीचे। तो ये इसकी इस प्रकार की गणना है और ये इसका आंसर आप अपने हिसाब से सॉल्व करना। ये मैंने दिमाग से सवाल बनाया है। ओरल क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन समझ लें और यही सवाल सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में करें, जिससे आपका शेयर जब्ती थोड़ा पक्की हो। अच्छी एंट्री है शेयर जब्ती की, जल्दी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आए पर प्रैक्टिस में भी परफेक्ट बेटा, प्रैक्टिस करने पर सब समझ में आ जाए। और मैं 1 बाय 1 पॉइंट समझा रहा हूँ तो आपको पक्का हो ही जाएगा। आप रोज़ाना काम करें, प्रतिदिन कार्य करें और नहीं समझ में जो आता है मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, तो आपको और मैं समझाऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस में भी परफेक्ट बेटा। तो आज का होमवर्क है ये ओरल क्वेश्चन जो है उसका ओरल क्वेश्चंस करना है और हाँ ओरल क्वेश्चन सॉल्व करोगे बराबर है। तो सभी स्टूडेंट्स इतना होमवर्क करें। जय माता दी।